हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के पोर्शन से। Now these questions are from static as well as current affairs. So एक तरह से by the end of this video you will be revising 5 concepts. और अगर आपने नहीं पढ़े तो आपके लिए ये नॉलेज गैदरिंग एक्सरसाइज भी रहेगा। एक चीज़ करना मत भूलिएगा, आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो लाइव, जिसका नाम हमने परख रखा है बिकॉज इट विल टेस्ट यू। वो आपको परखने के लिए है कि वेदर यू आर फिट for prelims 2024 or not. So this test series will have total of 30 tests and पूरा schedule है। Initially जो tests हैं वो थोड़े spaced हैं, later on उनके बीच में gap कम हो जाता है, and last में सिर्फ full length test है जो एकदम UPSC prelims का आपको feel देगा, right? So this test series is available at a discount. So if you want to enroll, you can visit our website or call it 1800-890-3043. Then for prelims we also have a telegram group, right, जिसमें हम हमारे जो lectures होते हैं प्रीमिक्स के उनका वीडियो एंड PDF दोनों शेयर करते हैं, so that if you don't want to be on YouTube आप एटलीस्ट वो चैनल देख लीजिए, और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप PDF ही देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now let's start with the first question. Now the first question is regarding मीथेन सिक्वेस्टर्स। अब मीथेन सिक्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो मीथेन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं। मीथेन रिमूवर्स, मीथेन सिक्वेस्टर्स। नाउ दीज विल बी ऑपोजिट टू व्हाट वी कॉल इट एज मीथेन इमिटर्स, राइट? Now why do we discuss methane so often is because it is one of the very important topics for UPSC civil services, and methane is the second most important gas after carbon dioxide which is causing the global warming. तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, साथ के साथ हमें मीथेन के ऊपर भी काम करना है, उसे भी रिमूव करना है। तो मीथेन सिक्वेस्टर्स एक नेचुरल तरीका है उसे करने का। तो आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं: लाइव स्टॉक, मीथेन हाइड्रेट्स, पर्माफ्रॉस्ट आइलैंड्स ऑफ आर्कटिक एंड टर्माइट्स। तो आप इसमें से जो भी आपको लगता है सही है आप उसे मार्क कर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3, मीथेन हाइड्रेट्स एंड पर्माफ्रॉस्ट। अब देखो, जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं, मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं? जहाँ पर ना आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है, जैसे कि डेप्थ्स ऑफ द ओशन, वहाँ पे ना हाइड्रोजन का, वाटर का हाइड्रोजन और मीथेन आपस में बाउंड कर जाते हैं एंड दे फॉर्म मीथेन हाइड्रेट्स। सो इट हैपन्स एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स। अब मीथेन हाइड्रेट्स बनने के लिए मीथेन चाहिए, तो मीथेन आप एटमॉस्फेयर से लोगे या वाटर से लोगे, बट एटमॉस्फेयर में या आपके सराउंडिंग में मीथेन कम हो रहा है। सो मीथेन हाइड्रेट्स इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मीथेन सिक्वेस्टर्स। इसको मीथेन क्लैथरेट कहा जाता है, मीथेन आइस, गैस हाइड्रेट, नेचुरल गैस हाइड्रेट, फायर आइस, हाइड्रोमीथेन, बहुत सारे नाम हैं। सो इट इज अ मीथेन सिक्वेस्टर और अ मीथेन सिंक, राइट? सो वो सही हो गया। तीसरा, पर्माफ्रॉस्ट इज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। Now we all know कि जो permanently frozen ground है that has a lot of carbon dioxide and methane stored in it. So it has captured a lot of methane from the atmosphere and a lot of carbon dioxide from the atmosphere. So it is also a methane sequester. अब यहाँ पे कैच पता क्या है? अगर आपके पास ऑप्शन में होता ना मेल्टिंग permafrost, ठीक है, तो हमारा जो है वो नहीं सही होता, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रूल आउट हो जाता, क्योंकि जब पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट करेगा तो वो मीथेन सिंक से मीथेन सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक फीडबैक साइकिल को भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि मीथेन जब पर्माफ्रॉस्ट से रिलीज होगा तो वो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा और पर्माफ्रॉस्ट को मेल्ट करेगा, वो और मीथेन रिलीज करेगा। सो दिस विल सेट इन अ नेगेटिव फीडबैक साइकिल इन प्लेस। तो अगर पर्माफ्रॉस्ट एज सच है तो वो मीथेन सिक्वेस्टर है या मीथेन सिंक है? जब वो मेल्टिंग पर्माफ्रॉस्ट हो गया, थॉइंग पर्माफ्रॉस्ट हो गया, तो फिर वो मीथेन का सोर्स बन जाता है।
बाकी जो लाइफ स्टॉक और टर्माइट्स हैं वो मीथेन के सोर्सेज हैं। लाइफ स्टॉक हम सबको पता है कि जो लाइफ स्टॉक होता है, स्पेशली जो कैटल और बफलो होते हैं जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, उनके पेट का जो एक पार्ट होता है रूमिन, उसमें एनारोबिक डाइजेशन होती है और इट एक्चुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन उनका इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, जैसे हम कहते हैं ना, एंड इन द फॉर्म ऑफ फार्ट्स, ठीक है, बर्ब्स और फार्ट्स दोनों की फॉर्म में निकलता है मीथेन फ्रॉम लाइफ स्टॉक। सो दे आर मीथेन इमिटर्स एंड सो आर टर्माइट्स। टर्माइट्स के जो गट होता है उसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एनारोबिक फर्मेंटेशन, राइट। तो टर्माइट्स और लाइफ स्टॉक दोनों मीथेन इमिटर्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो 2 और 3 हो जाता है। थर्ड में भी अगर थॉइंग पर्माफ्रॉस्ट हो जाएगा तो वो मीथेन सोर्स हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Then next question is, now this is from NCERT, right? NCERT भी important है और ये rules तो बहुत ही ज़्यादा important है। अब इसमें से आपसे एलन्स रूल के बारे में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स हैं और चौथी है none of the above। आप पॉज कीजिए और आप पढ़िए और देखिए कौन सा सही है स्टेटमेंट जो एलन रूल को डिस्क्राइब करता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसमें ये कहा जाता है कि जो मैमल्स होते हैं ना कोल्डर क्लाइमेट्स में, पोलर एरियाज में या हायर ऑल्टीट्यूड्स में, अल्पाइन एरियाज में, उनके शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो, ताकि हीट लॉस कम हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हीट लॉस। अब ठंडी जगहों पे आपको हीट कंजर्व करनी है, आप हीट लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो लिम्स होते हैं और जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एरियाज और द सब ट्रॉपिकल एरियाज, ताकि छोटे लिम्स, छोटे ईयर्स, कम सरफेस एरिया, कम हीट लॉस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हीट लॉस। तो इसको एलन रूल कहा जाता है, राइट। सो एलन रूल सिंपल है, राइट। उसके बाद हमारे पास एक बर्गमैन रूल भी आता है। बर्गमैन रूल ये कहता है कि जब मैमल्स और बर्ड्स होते हैं ना कोल्डर एरियाज में, दे आर बल्कियर compared to their counterparts in the warmer regions. Now what does bulkier means? That they have less surface area compared to volume. ठीक है, आप ना बॉल्स के साइज इमेजिन करो, ऐसे छोटा बॉल, बड़ा बॉल और बड़ा बॉल। तो जब आप ऐसे से इमेजिन करोगे ना, जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हो बल्कियर होता रहता है, बड़ा होता रहता है, सरफेस एरिया इतना नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया कम होना चाहिए हीट लॉस कम होने के लिए। कोल्डर एरियाज में तो हीट लॉस कम होना चाहिए ना, हीट कंजर्व करेंगे हम। तो उस केस में क्या होता है, हमें सरफेस एरिया कम चाहिए वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। वो कैसे अचीव होता है? बल्कियर एनिमल से। उसको क्या कहते हैं? बर्गमैन्स रूल, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास और होता है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, विच इज एक्चुअली कि आपका ना जो मिनिमम रिसोर्स है, अगर आप उससे बढ़ाओगे तभी ईल्ड बढ़ेगी। जैसे सॉइल में ना आप फर्टिलाइजर्स डालते हो, आप सपोज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालो और नाइट्रोजन ही सबसे स्कार्स है तो ईल्ड बढ़ेगी। आपने फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर डाल दिया और फॉस्फोरस ऑलरेडी अबंडेंट है तो ईल्ड नहीं बढ़ेगी ना। पॉइंट ये है कि आप सबसे मिनिमम, सबसे स्कार्स रिसोर्स जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक ईल्ड नहीं बढ़ेगी। दैट इज योर लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। And then we also have Gauss's competitive exclusion law। वो ये कहता है कि अगर 2 स्पीशीज़ हैं, ये कंपटीशन पे बेस्ड है और वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं, तो वो कांस्टेंट, they cannot coexist at constant population values. One of them will become extinct. One of them will exclude itself from the competition. The next question is regarding bioplastics. अब बायोप्लास्टिक्स भी ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब इसमें ना आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। 2 ऑप्शंस हैं। दे आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट रिच बायोमास, दे आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर है 2 ओनली। अब देखो बायोप्लास्टिक्स ना दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास एंड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हम अभी टेबल की हेल्प से करेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है, बट दे आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल, ये गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बायोडिग्रेडेबल, वो स्टेटमेंट होती तो वो सही होती, इसलिए हमारा आंसर 2 ओनली है। जैसे ना यहाँ पर है, ये बायो बेस्ड है और ये फॉसिल बेस्ड है, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर फॉसिल बेस्ड और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तो वो हमारे कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होते हैं। पेट हो गया,
है ना, ऑल ऑफ द कन्वेंशन प्लास्टिक्स दैट वी सी अराउंड आवरसेल्व्स, क्योंकि वो फॉसिल बेस्ड भी है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। अब उसके अलावा फॉसिल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल भी बायोप्लास्टिक्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और बायो बेस्ड तो होते ही हैं बायोप्लास्टिक्स, उसके अलावा बायो बेस्ड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बायोप्लास्टिक्स होते हैं। तो मोस्टली दे आर बायो बेस्ड, मोस्टली दे आर बायोडिग्रेडेबल, बट वी हैव अदर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एग्जिस्टिंग ऑल्सो। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ये डाउन टू अर्थ से मैंने लिया है ये, राइट। सो ये इसके बारे में है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, now this is a PYQ, second last question. It is on steel slag. अब steel slag क्या होता है? बाई प्रोडक्ट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अब उसको ना यूज करने की बात हो रही है। वेस्ट टू वेल्थ आपने सुना है ना, कचरे से कंचन है, तो वेस्ट स्टील स्लैग बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अब हम इसे यूज कर रहे हैं, वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस फॉर्म में? 3 ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। क्या आंसर है इन तीनों में से? तीनों ही सही है या कुछ ही सही है? ये आप पॉज करके मार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता गेस करिए, बट लॉजिकल कैसे होना चाहिए। सो द आंसर इज ऑल। नाउ स्टील slag, like I said, is a byproduct of steel manufacturing process. अब स्टील स्लैग जो है ना, असफाल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और असफाल्ट को ना हम रोड्स में बनाते हैं। इनफैक्ट सूरत में ना पहली स्टील स्लैग से बनी हुई रोड भी बनाई गई, कंप्लीटली फ्रॉम स्टील स्लैग। दैट कैन बी वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन कैन बी इट इज यूज्ड इन asphalt, which is used in making roads. Then it is also used to improve the acidity of the soil, or to reduce the it is used to reduce the acidity of the soil, or to treat the acidity of the soil. क्योंकि ये बेसिक होता है, तो अगर आप एसिडिक सॉइल में डाल दो तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। Then it is also used in manufacturing of Portland slag cement and to treat acidic water discharges from abandoned mines. तो कुछ भी एसिडिक हो, चाहे सॉइल हो चाहे वाटर हो, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये बेसिक है। क्लियर? देन द लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मल्च। मल्च के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है। इट कैन सफोकेट प्लांट्स बाय ओवरहीटिंग द सॉइल एंड स्टार्विंग देम ऑफ लाइट एंड वाटर. It can create a hiding place for harmful insects. It increases the penetration of sunlight to kill weed seeds. 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी सही है इन तीनों में से। So again you can pause and mark the answer. Well, the correct answer is 1 and 2. अब मल्च क्या होता है? मल्च होता है जब आप ना एक लूज सॉइल, पत्ते, स्ट्रॉ लो और उसकी लेयर बना दो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। मतलब जैसे आपका सीड्स आपने यहाँ पे सो करी, ठीक है, और बीच में ना आपने उसे मल्च से कवर कर दिया। अब मल्चिंग के ना फ़ायदे होते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करके रखता है, एकदम सॉइल उड़ेगा, सॉइल में से मॉइस्चर उड़ेगा नहीं, कंजर्व रहेगा। तो सीड्स को ना पानी की कमी नहीं होती। नॉर्मल सिनारियो में जब आप इरीगेट कर रहे हो तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट जब ब्रॉड का टाइम होता है तो बहुत बेनिफिशियल है, और आपका जो इरीगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल रिटेन्स इट मॉइस्चर। उसके बाद ना अब यहाँ पे तो आपने सीड सो कर दी। अब सपोज यहाँ पे कोई वीड की सीड थी, वो नहीं उग पाएगी क्योंकि ऊपर तो मल्च डाल दिया, तो सनलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट टू किल वीड सीड्स। अब ये तो सही है, वीड सीड्स को ये किल तो करता है, लेकिन कैसे? डिक्रीज करेगा ना पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। यहाँ पे तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। सो ये इसके कुछ फायदे हैं कि वीड्स को नहीं ग्रो करने देता और सॉइल का मॉइस्चर रिटेन्ड रहता है। नुकसान क्या है कि जब आपने इसकी बहुत थिक लेयर लगा दी ना, नॉर्मल लेयर से बहुत थिक लगा दी, तो ये ओवरहीट कर सकता है सॉइल को, ठीक है, और उस केस में ना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, प्लांट्स को सफोकेट कर देगा, क्योंकि उसकी रूट्स इधर उधर जाएंगी, तो इट माइट सफोकेट प्लांट्स। तो एक लेवल से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और इसका नुकसान है कि इंसेक्ट्स इसके नीचे जाके छुप जाते हैं, तो पेस्ट्स का जो मेनेस है वो इंक्रीज हो जाता है। वीड्स का कम हो जाता है, पेस्ट का इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों नुकसान है मल्च के। आपने मल्चिंग के फायदे बहुत देखे होंगे, ये नुकसान है, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। आई होप इट वाज अ गुड सेशन फॉर यू, यू लर्न समथिंग। कोई डाउट है कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप कोई भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं, और ज़रूर 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 अपना जो स्कोर है वो कमेंट्स में मेंशन कीजिए।
So that was all from my side. Have a good night.